तो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, और ओबियसली एक्सपेंडिचर का मतलब जानते हैं हम, पैसे का जाना। एंड टाइप्स ऑफ रिसीट्स, यानी पैसे का आना। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो कि सीए फाउंडेशन में काफ़ी बार आपका थ्योरी की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस की फॉर्म में ज़्यादातर आता है, डेस्क्रिप्टिव में तो रेयरली आएगा, बट इससे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बनते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आमतौर पर एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, जहां पर 1 नंबर होता है आपका ट्रू और फॉल्स लिखना, और जो दूसरा नंबर रहेगा वो है उसका कारण एक्सप्लेन करना। तो आपको कहीं ना कहीं उसका रीज़न भी देना होता है कि अगर आप ट्रू लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, और फॉल्स लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। और क्या यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है इस तरह से कि अगर आपने ट्रू लिख दिया और ट्रू ही सही आंसर था और आपने रीजन में गलत बात लिख दी, तो क्या आपको 1 नंबर मिल जाएगा? तो जवाब है ना। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का सीधा सा कहना है, अगर बिना कारण के आपका सवाल का जवाब सही हो रहा है तो आपका सवाल का जवाब सही नहीं है, आपको असल कारण नहीं पता, और अगर कारण नहीं पता तो जवाब वहीं गलत हो जाता है। तो दैट्स वाई वो नंबर नहीं मिलते आपको इस तरह की स्थिति में। क्या स्टेप मार्किंग होती है सीए फाउंडेशन में? तो जी होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, और पूरे क्वेश्चन के बाद में कहीं कैलकुलेशन में छोटी मोटी एरर हुई या कोई एक आधी एंट्री लिखना आप भूल गए, तो स्टेप मार्किंग हो जाएगी आपकी। लेकिन हाँ, यहाँ सीबीएसई की तरह स्टेप मार्किंग नहीं होती कि हाँ पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किया और बस फॉर्मेट बना दिया, एक आधी एंट्री लिख दी, तो क्या उस एक आधी एंट्री का आधा नंबर देंगे वो, या 1 नंबर देंगे? ये नहीं देते कुछ भी। इनकी दुनिया में आप फिर लेस एफिशिएंट हो, आप एफिशिएंट हो ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता, एक आधी एंट्री लिख रहे हो, आप बस अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हो, तो 0 नंबर देते हैं वो उस तरह की स्थिति में। तो स्टेप मार्किंग का पर्पस बड़ा सीधा सा है इन लोगों का कि भाई आपसे छोटी मोटी गलती हो गई है तो 0 नहीं देंगे हम आपको, ठीक है जी, मैक्सिमम नंबर दे देंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 7 7 8 नंबर जो भी बनते होंगे वो दे देंगे। लेकिन आप थोड़ा बहुत काम करके और सोचो कि चल चलो ठीक है 2 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो आमतौर पर 2 3 नंबर का कंसेप्ट नहीं है, देते ही नहीं है, सीधा 0 कर देते हैं। और यही कारण होता है कि बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो चलो खैर, तो मेन मुद्दा यही है कि आपको कंसेप्ट जरूर बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो 2 हिस्सों में बातें करेंगे हम। एक तरफ एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर्स की, वहां भाई खर्चे आपके कौन कौन से तरीके के होते हैं। और एक बात करने वाले हैं हम अपनी रिसीट्स की। और चाहे एक्सपेंडिचर्स की बात करें चाहे रिसीट्स की बात करें, ये दोनों ही चीजें आपकी 2 तरह की होती हैं मेनली। दोनों ही चीजें आपकी 2 तरीके की होती हैं। जो रिसीट्स होती हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं। एक होता है आपका कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, और एक होता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स। यानी एक होते हैं कैपिटल आइटम, एक होते हैं रेवेन्यू आइटम। अब रिसीट्स भी बेसिकली 2 तरीके की, और मेनली एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके के। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। खैर ठीक है जी, ये तो हो गई इनिशियली नाम की बात। अब इनके काम की बात करते हैं कि ये काम क्या करते हैं, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो खर्चा हो रहा है, कोई भी जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आओ जरा धीरे धीरे आराम से देखते हैं। तो बेसिकली बात बड़ी सीधी सी है, ये जो रेवेन्यू आइटम होते हैं ये होते हैं आमतौर पर होने वाली चीज़ें, और जो कैपिटल आइटम होते हैं वो होते हैं कभी कभार होने वाली चीज़ें। यानी अगर बात करूं कि इनमें से कौन से रिकरिंग नेचर की चीज़ें होती हैं, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार अकर होते हैं, तो ये होते हैं रिकरिंग नेचर की चीज़ें। यानी कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं, हर महीने होते हैं, बार बार होते हैं, और कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो बार बार तो नहीं होते। अब बिल्डिंग आप खरीद रहे हो, एक बार खरीद रहे हो, मशीन आप खरीद रहे हो, एक बार खरीद रहे हो, क्या मशीन बाद में भी खरीदोगे? हाँ खरीद सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर साल खरीद रहे हो, या ऐसा तो नहीं है कि एक साल में बार बार खरीद रहे हो, और या एक किसी एक आधे साल में बार बार खरीद भी ली तो हर साल तो नहीं खरीदोगे। तो ऑब्वियसली आसान भाषा में जो एसेट्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मंथली बेसिस पे पे होने वाले खर्चे, जैसे कि रेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सैलरी, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज एन एक्सपेंस के तौर पर आती हैं, वो चीज़ें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल इसी तरीके से बार बार होने वाली इनकम, ऑब्वियसली यहाँ रिसीट्स के अंदर तो हम कैश इनफ्लो की बात करेंगे कि भाई पैसे का आना, कई बार हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं, कई बार रेवेन्यू रिसीट। तो ऐसे पैसे का आना जो बार बार आएगा, बार बार आएगा, फ्रिक्वेंटली आएगा, बार बार आएगा, वो रेवेन्यू रिसीट। जिस चीज को बड़े आराम से आप अपनी इनकम ट्रीट कर सकते हो, जिस चीज को बड़े आराम से आप अपनी इनकम ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बड़े आराम से आप अपना एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो।
एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डाल सकते हो, और इनकम ट्रीट कर सकते हो रेवेन्यू रिसीट को, और बड़े आराम से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपनी इनकम ट्रीट कर सकते हो। तो वो चीजें रेवेन्यू आइटम कहलाती हैं। जैसे कि ऑब्वियसली एक बिजनेस के अंदर सेल ऑफ अ गुड्स बार बार ही तो होगा, सेल ऑफ अ गुड्स तो बार बार ही होगा, इंटरेस्ट का मिलना तो बार बार ही होगा, कमीशन का मिलना तो बार बार ही होगा, रेंटल इनकम तो बार बार ही आएगी। ये कभी कभार कौन सी आएगी? कोई इनकम होती है जो कभी कभार आएगी? तो नॉन रिकरिंग कि बार बार नहीं आएगी। तो कौन सी ऐसी इनकम हो सकती है, रिसीट्स हो सकती हैं जो बार बार नहीं आएंगी, कभी कभार आएंगी? अब अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, गुड्स का मतलब क्या होता है? किसी 11वीं क्लास के बच्चे को समझाओगे, अब तो सीनियर हो चुके हो तुम हैं किसी 11वीं क्लास के बच्चे को समझाओगे कि गुड्स का मतलब क्या होता है, तो क्या बस इतना बोलोगे कि गुड्स गुड्स तो गुड्स नहीं पता तुझे हैं? गुड्स तो वस्तुएं होती हैं, कमोडिटी होती हैं, तो क्या ऐसे समझाओगे? क्या बताओगे गुड्स का मतलब? हाँ, लेकिन ये मतलब तो एक 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता होता है, क्योंकि ये जो तुमने मतलब बताया है ये अकाउंट्स का मतलब नहीं बताया है, ये तुमने इंग्लिश वाला मतलब बताया है कि गुड्स का मतलब कोई भी सामान हो सकता है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर तो हम फर्दर कुछ और भी बोलते हैं, यानी यस गुड्स का मतलब सामान होता है, लेकिन कौन सा सामान? क्या अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, क्या वो मेरा गुड्स है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किस स्थिति में फर्नीचर मेरा गुड्स होगा और किस स्थिति में नहीं होगा? हाँ, तुमने तो दोनों सिचुएशन में ही गुड बोल दिया अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं। खैर, अपने और यहाँ अपने यूज का क्या मतलब हुआ कि अपने पर्सनल यूज। खैर चलो कोई नहीं, आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो पर्सनल यूज को तो साइड ही रख देते हैं, पर्सनल यूज की तो बातें ही नहीं करनी, क्योंकि पर्सनल यूज वाली बातें तो ड्राइंग्स की हो गई, पर्सनल यूज की तो बात ही नहीं करनी। फिर बातें क्या करनी? बातें ये करनी कि जो मैं बात कर रहा था कि फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर हमारे लिए गुड्स भी हो सकता है, गुड्स नहीं भी हो सकता। तो डिपेंड करता है कि इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है मेरा बिजनेस किस चीज का है। अगर मैं एक फर्नीचर डीलर हूं, मेरी दुकान फर्नीचर बेचने की है और मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए गुड्स है। लेकिन मैं कोई फर्नीचर डीलर नहीं हूं, मेरा तो काम किसी दूसरी चीजों का है, शूज का बिजनेस है मेरा, या मैं कंप्यूटर डीलर हूं, कंप्यूटर बेचता हूं, और तब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं। क्या बेचने के लिए खरीद रहा हूं? नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए। क्या पर्सनल यूज के लिए? नहीं, उसे तो साइड रख दिया, पर्सनल यूज नहीं, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए। बिजनेस में भी तो फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। शेल्फ रखूंगा, अलमीरा रखूंगा, कस्टमर के बैठने के लिए सोफा सेट रखूंगा, वट एवर बेंचेस रखूंगा, सेटी रखूंगा, वट एवर जो भी चीजें हैं, तो वो बेसिकली मेरे लिए एक एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट कहलाई जाएंगी। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आपका बिजनेस है, यानी कि अगर आप शूज के अंदर डील करते हैं, जूता बेचने का आपका बिजनेस है, तो शूज आपके लिए गुड्स हैं। फर्नीचर बेचने का आपका काम है, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। कंप्यूटर बेचने का काम है, तो कंप्यूटर आपके लिए गुड्स हैं। तो किसी भी एक वस्तु को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये गुड्स है या नहीं, वो डिपेंड करता है किस बात पे? कि आपका बिजनेस किस चीज का है। कंप्यूटर क्या गुड्स है या नहीं? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो हर चीज गुड्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो हर चीज गुड्स है। ये स्टाइलस ये भी गुड्स है, कोई कंप्यूटर सिस्टम वो भी गुड्स है, कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु, कोई भी कॉमोडिटी, सब कुछ गुड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अकाउंटिंग में सारी चीजें गुड्स नहीं होती है हमारी, ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स के अंदर क्या चीजें गुड्स होती हैं आपकी? जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर वो चीजें आप खरीद या बेच रहे हैं, तो उन चीजों को आप परचेज ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स पुकारते हैं। लेकिन हाँ, उनके अलावा अगर आप कोई भी चीज खरीद या बेच रहे हैं, तो उनको तो आप परचेज ऑफ दैट एसेट या सेल ऑफ दैट एसेट पुकारते हो। अब मैंने यहां पर कहा था कि रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा भाई? जिस चीज का आपका बिजनेस है वो अगर सेल कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स। आपका शूज का बिजनेस है, आप शूज तो डेली बेचोगे ना, बार बार बेचोगे, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन आपका शूज का बिजनेस है, आप फर्नीचर का रोज रोज बेचोगे तुम, जूते का बिजनेस है हमारा फर्नीचर का थोड़ी ना। कभी कभार भाई तुम्हें लगा तो फर्नीचर तुम्हें काम का नहीं लग रहा, तुमने बेच दिया उठा के। कभी कभार तुम्हें लगा तुम्हें मशीन का किसी काम की नहीं, मशीन बेच दी तुमने, कंप्यूटर बेच दिया तुमने। तो कुल मिला के यहाँ रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या आने वाला है? सेल ऑफ एसेट्स आने वाला है। तो जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस नहीं है वो आपने बेच दिया। यानी यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ऑब्वियसली हमारे ये खर्चे आ जाते हैं, एक्सपेंस आ जाते हैं, यानी ये मंथली बेसिस पे जाने वाले जो भी हमारे रेंट हैं, सैलरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेनली क्या चीजें आ जाती हैं? तो ऑब्वियसली ये तो कभी कभार होने वाले खर्चे हैं,
और आमतौर पर इनकी जो अमाउंट रहती है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकी जो अमाउंट रहती है कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट रहती है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती इनकी। यानी सपोज करो आपको बिजनेस शुरू करना है, शुरुआत में आपने जगह अरेंज की, तो जगह अरेंज करने के केस में भाई आप दो ही काम कर सकते हो, या तो आप बिल्डिंग खरीद लोगे या फिर रेंट पे ले लोगे। अब बिल्डिंग खरीदेंगे तो एक ही बार में लाखों की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, और अगर खरीदने के बजाय रेंट पे लेंगे तो एक बार में इतना ज़्यादा रेंट तो नहीं पे करना पड़ेगा, हज़ारों में रेंट पे करना पड़ेगा, लाखों में तो नहीं। तो इनकी अमाउंट कंपेरेटिवली स्मॉल रहती है। और क्या हो गया आज इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गई? अच्छा अच्छा। वैसे बाकी दिन भैया लेके आ रहे थे या तुम ही अकेली खुद से आ रही थी? अच्छा, मगर तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो खैर आज तो एक थ्योरी का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है जी। कौन सा थ्योरी का टॉपिक? नजर आ ही रहा है, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, जिसके बेसिस पे आमतौर पर एग्जाम के अंदर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि बताया था, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। तो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से थ्योरी का सेशन कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर कुछ एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के टाइप कर रहे हैं हम लोग। और ये पहले भी पढ़ा तो हुआ ही है हम लोगों ने कि एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रेवेन्यू और कैपिटल, और रिसीट्स दो तरीके की, रेवेन्यू और कैपिटल। और इनका मतलब भी याद तो होगा तुम्हें, है ना? याद है ना? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जांपल, हाँ बहुत बढ़िया। बस यहाँ पर से वो गवर्नमेंट वर्ड हटा दो। क्यों? क्योंकि तब तो आपने 12वीं क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, बट अब तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से कहेंगे जो कंपनी के एसेट्स को बढ़ाएंगे, यानी इन शॉर्ट परचेज ऑफ एसेट, ठीक है जी। तो अभी तक की बातें हमने ये की कि भाई ये तो आमतौर पर बार बार होते हैं, रिकरिंग होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये भी ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग होते हैं, ये रिकरिंग, यानी रेवेन्यू आइटम हमेशा रिकरिंग होंगे और कैपिटल आइटम हमेशा नॉन रिकरिंग होंगे, यानी ये बार बार नहीं होते। इनके एग्जांपल ये मंथली बेसिस पे होने वाले खर्चे, मेनली रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ इसके एग्जांपल की बात कर रहा था, उससे पहले यहाँ मैंने बोल दिया था कि इनकी अमाउंट कंपेरेटिवली छोटी होती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर मेनली आपका परचेज ऑफ एसेट आ जाते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट आ जाते हैं। आप कोई भी फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आएंगी। और इनकी तो अमाउंट कंपेरेटिवली ह्यूज होती है, इनकी अमाउंट तो कंपेरेटिवली ह्यूज होती है, बड़ी होती है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम आएंगे कि आमतौर पर ये रिवेन्यू रिसीट्स हैं, ये आमतौर पर बार बार होने वाली इनकम है। इनमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या बातें बोल देते हैं हम? मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल ऑफ अ गुड्स, और गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाएगा? अगर गुड्स को छोड़कर आप कुछ और बेच रहे हो, यानी सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। यानी सीधी सी बात यह है, किसी भी तरीके से माइंड में रिटेन करें, लेकिन रिटेन जरूर करें कि कैपिटल आइटम में हमेशा हम फिक्स एसेट की बात करते हैं। फिक्स एसेट खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट बेचेंगे तो कैपिटल रिसीट। और जो हमारी बाकी की चीजें रहेंगी, अगर परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो परचेज ऑफ गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसीट होगा। आमतौर पर होने वाले रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आमतौर पर पैसा आने वाला, जैसे कि रेंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि ये पीरियोडिकली थोड़ा थोड़ा पैसा आता है आपके पास में, तो ये सब कुछ रेवेन्यू रिसीट। और जो बात हमने वहां बोली थी कि रेवेन्यू आइटम छोटी अमाउंट के होते हैं, तो यहां पर भी रेवेन्यू रिसीट। भाई एक ही बार में ये तो नहीं होगा, हमारा जूता बेचने का अगर बिजनेस है तो एक ही दिन में इतने जूते बिक जाएंगे कि ह्यूज अमाउंट में बिकेंगे, नहीं। मतलब ठीक है, सीजन के हिसाब से थोड़ी बहुत सेल अप एंड डाउन होगी, फ्लक्चुएट होगी, कई बार बढ़ेगी भी, लेकिन ये तो नहीं होगा कि आमतौर पर तो बिकते हैं लगभग लगभग 3-4 हज़ार रुपए की सेल एक दिन में, वो किसी दिन तो लाखों की सेल होगी। ऐसे क्या मतलब? मतलब जिन आ गया जादू? नहीं, नहीं होता। असल जिंदगी में तो जादू नहीं होता। तो बेसिकली स्मॉल अमाउंट ही कहेंगे कंपेरेटिवली। लेकिन यहाँ पर तो हम कोई भी बड़ा सा फिक्स एसेट है, कोई गांव की जमीन थी बेच दी, कोई जमीन थी, कोई फ्लैट था, कोई बिल्डिंग थी, कोई प्रॉपर्टी थी, वो बेच दी। ऑब्वियसली कई बार क्या एक ही बार में ह्यूज अमाउंट, करोड़ों में अमाउंट भी कई बार क्या आ जाती होंगी? यस, आ जाती होंगी। तो इनकी अमाउंट तो कंपेरेटिवली ह्यूज रहती है, ह्यूज अमाउंट, ठीक है जी। तो देखो मेनली अभी तक की अगर सपोज करो बात करूं, तो एक तो बात की है हम लोगों ने एग्जांपल की, दूसरी बात की है हमने फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मतलब
इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेवेन्यू आइटम की ये रिकरिंग होते हैं, ये रिकरिंग होते हैं। कैपिटल आइटम की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये नॉन रिकरिंग होती है, नॉन रिकरिंग होते हैं। एक बात की फ्रीक्वेंसी की, दूसरी बात की हमने अमाउंट की। रिवेन्यू आइटम की अमाउंट छोटी होती है, रिवेन्यू अमाउंट की अमाउंट छोटी होती है, और कैपिटल आइटम की अमाउंट बड़ी होती है। ठीक है जी, ओके। अब आगे बेसिकली सैलरी पेड, वेजेस पेड, इस तरह की जो भी चीजें हैं ऑब्वियसली मंथली बेसिस पे आती हैं, तो कहाँ आएंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी। लेकिन फिर उसके बाद में आप पढ़ते हो कुछ एक और खास चीजें। मान के चलिए ये इस तरह की चीजें तो हम लोगों ने आज से पहले भी पढ़ ली थी, 11वीं क्लास के अंदर भी इतना तो था। इवन 11वीं क्लास के अंदर भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी था, और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या था तो जरा समझते हैं। वो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ये था कि कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हो इन रिलेशन टू एनी एसेट, यानी पे कर रहे हो एक्सपेंस ही, लेकिन किसी एसेट के कनेक्शन में कर रहे हो, और वो खर्चा आप उसके इस्तेमाल से पहले कर रहे हो, तो ऐसे में उसको आप हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर पुकारते हैं। यानी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो बात समझ में आ जाएगी जी आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे एग्जाम्पल बना करते थे कि सपोज करो आप वेजेस पे कर रहे हो, किस लिए पे कर रहे हो? वेजेस किसे पे करते हैं? किसी वर्कर को पे करते हैं, तो आप वेजेस पे कर रहे हो, लेकिन किस लिए? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो आप वेजेस पे कर रहे हो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो अगर वेजेस पे कर रहे हो किसी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो मशीन को इस्तेमाल करने के बाद खर्चा करते हैं ये वाला, या मशीन को इस्तेमाल करने से पहले खर्चा करते हैं ये वाला? इंस्टॉलेशन का खर्चा कब होता है? ओब्वियसली इस्तेमाल से पहले ही तो होता है, पहले इंस्टॉल करेंगे तभी तो इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल से पहले वाला खर्चा है ये, इस्तेमाल से पहले वाला खर्चा है, तो मशीन की कीमत में ही ऐड हो जाता है ये खर्चा। और मशीन की कीमत में ऐड हो जाना मतलब मशीन तो आपका एक फिक्स एसेट, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो आप। माना वेजेस आप पे कर रहे हो, लेकिन वेजेस का पे करना हम तौर पे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिर भी स्टिल ये एक एसेट के कनेक्शन में खर्चा जा रहा है। एसेट्स का कंसेप्ट बेसिकली ये था कि एसेट, कोई भी एक एसेट है, मशीन है, इसके इस्तेमाल से पहले अगर कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो सब इसी ही एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता था, मान लिया जाता था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे आमतौर पर एक तो ये बात हुई, क्या बात हुई कि वेजेस हम पे कर रहे हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन से कनेक्टेड है, एसेट से कनेक्टेड है, इस्तेमाल से पहले होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आगे आमतौर पर रिपेयर्स क्या लगता है रिपेयर्स इस्तेमाल से पहले होती है या इस्तेमाल के बाद होती है? अब आमतौर पे तो बाद में ही होती है भाई। जब आप इस्तेमाल करोगे, खराब करोगे, मैकेनिक को बुलाओगे, रिपेयर कराओगे, तो आमतौर पे तो इस्तेमाल के बाद ही होती है रिपेयर। तो इस्तेमाल के बाद होती है, तो देखो इस्तेमाल से पहले वाले खर्चे तो आपके यहाँ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो इस्तेमाल के बाद वाले खर्चे कहाँ जाएंगे? जैसे कोई मशीन इस्तेमाल की, खराब की, रिपेयर कराई, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई बिल्डिंग खरीदी, इस्तेमाल की, टूट फूट हो गई, फिर मेंटेनेंस वगैरह खर्चा, कुछ भी इस तरह के खर्चे तो बाद में हो रहे हैं खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन कई बार पहले भी तो हो जाता है। जैसे रिपेयर्स इनकर्ड यानी पेड ऑन सेकेंड हैंड मशीन। अब यहां ये लाइन लिखने का क्या मतलब है कि रिपेयर इनकर्ड ऑन सेकेंड हैंड मशीन, कि कोई पुरानी मशीन खरीदी है उसके ऊपर रिपेयर खर्च की जा रही है। वैसे तो अगर कोई सेकंड हैंड मशीन भी खरीदी है तो मे भी हो सकता है कि ये रिपेयर भी बाद में ही खर्च की जा रही हो, कि पहले सेकंड हैंड खरीदी होगी, फिर इस्तेमाल की होगी, बाद में खराब हुई होगी और बाद में रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि सेकंड हैंड खरीदी होगी, लाकर चला के देखी होगी, चली ही नहीं होगी क्योंकि वो तो सेकंड हैंड है, यानी वो वर्केबल कंडीशन में नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं की होगी, फिर मैकेनिक को बुलाया होगा, रिपेयर का खर्चा कराया होगा और फिर उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। यानी जब हम सेकंड हैंड खरीद रहे थे तभी उस सामने वाले सेलर ने ही बता दिया था भाई काम नहीं करते, इसमें थोड़ा सा काम करवाना बाकी है, ठीक है, इसमें ये वाली फंक्शनैलिटी थोड़ी अभी खराब हो रही है, ये वाला स्विच खराब हो रहा है, ये वाली वायर खराब हो रही है, ले जाना, कर लेते हैं, प्राइस एडजस्ट कर लेते हैं, आप ले जाओ इसको, जाके थोड़ा काम करा लेना। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं कि हाँ भाई सेकंड हैंड मशीन के केस में जो रिपेयर का खर्चा है वो इस्तेमाल से पहले ही आप खर्च कर रहे हो? तो हो सकता तो है। तो देखो असल जिंदगी में तो बातें क्लियर रहती हैं कि हाँ भाई कब हो रहा है रिपेयर का खर्चा।
तो असल जिंदगी में तो यही होता है कि रिपेयर का खर्चा अगर बाद में हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, पहले हो रहा है, इस्तेमाल से पहले हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ले। यहां क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी ये वर्ड लिखा हुआ मिले सेकंड हैंड मशीन, तो इस बात का मतलब ये है कि आपको बता रहे हैं, जता रहे हैं कि आप प्लीज एज्यूम करो कि ये जो सेकंड हैंड मशीन होगी, आपने पुरानी मशीन है खरीदी होगी और वर्केबल कंडीशन में नहीं होगी, आपने इसके ऊपर रिपेयर कराई होगी और ये इस्तेमाल से पहले ही कराई होगी। तो इस्तेमाल से पहले ही कराई होगी तो ये आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्लीज इस बात को कंसिडर करते हुए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माने, क्योंकि ये एसेट के पुट टू यूज, इस चीज को पुकारते हैं पुट टू यूज। पुट टू यूज से पहले का खर्चा है। पुट टू यूज मतलब कि किस वक्त पे आप उस मशीन को अपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए पुट कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो पुट टू यूज से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बातें हैं, और भी बातें हैं जिसके बेसिस पे तय होती हैं कि कोई भी चीज आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी हमने, अब बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीदने के बाद में इस्तेमाल भी कर ली, ठीक है जी, ओके, कर ली इस्तेमाल, उसके बाद में रिपेयर करा रहे हैं हम आमतौर पर। अब इस्तेमाल के बाद अगर रिपेयर करा रहे हैं तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आमतौर पे बाद में रिपेयर होती कैसे होगी, ऐसी तो होती होगी किसी मिस्त्री को बुलाते होंगे, बिल्डिंग के केस में तो ये तो होता होगा, किसी मिस्त्री को बुलाते होंगे, बोलते होंगे हाँ भाई ये टूट फूट हो रही है जरा ठीक कर दो। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो हम उसे इस तरह की बातें बोलें कि भाई ये टूट फूट हो रही है, यहाँ ये प्लास्टर गिरा पड़ा है, वहां पे वो टूट फूट हो रही है, ये जाके ठीक कर दो। तो उस सिचुएशन में तो वो आपके एसेट की बताएं क्या कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है या कैपेसिटी सस्टेन कर रहा है। हाँ, सस्टेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ये तो नॉर्मल मेंटेनेंस वाले खर्चे हो गए, रोजमर्रा के खर्चे हो गए, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मिस्त्री को कहा कि हमारी जो बिल्डिंग है ना उसमें 2 फ्लोर हैं, वो तो कर ही देना तुम ठीक, जो भी तुम्हें ठीक ठाक लगे, थोड़ी बहुत कमियां लगे, लेकिन उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना है, वो भी कर देना। अब आपने वो बिल्डिंग खरीदी थी, 2 फ्लोर की बिल्डिंग खरीदी थी और इस्तेमाल की थी, और इस्तेमाल के बाद में आप रिपेयर का खर्चा करा रहे हो, है तो एक तरह की रिपेयर ही टेक्निकली, बट टेक्निकली नहीं भी है, क्योंकि आप सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज को रिपेयर नहीं कर रहे ना, आप उसकी कैपेसिटी एनहांस करने की बातें कर रहे हैं। तो उस तरह की स्थिति में अगर आप कभी भी किसी भी एसेट के कनेक्शन में कोई भी खर्चा कर रहे हो जिससे कि उस एसेट की कैपेसिटी मेंटेन नहीं हो रही बल्कि एनहांस हो रही है फॉर अ फर्दरेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ एसेट, तो ऐसे में तो बेसिकली आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो अगर किसी भी एसेट से के ऊपर किए गए खर्चे से, किसी भी एसेट के ऊपर किए गए खर्चे से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एसेट, तो उस सिचुएशन में भी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे आप। अगर कैपेसिटी मेंटेन हो रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देंगे। जैसे कोई मशीन आप इस्तेमाल कर रहे थे, रुक गई, मैकेनिक को बुलाया, अब मैकेनिक को बुलाकर अगर सिर्फ ऐसे कि हाँ भैया ठीक ठाक कर दो इसको, तो ठीक है, ओके, मेंटेन ही कर रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानोगे आप लोग। लेकिन अगर मैकेनिक को बुला के आप फिर कह रहे हो कि हाँ ये ठीक से काम ही नहीं करती है, आप एक काम करो इसमें थोड़ी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कर दो या एडिशनल पैचेस इसके अंदर डाउनलोड कर दो जिससे कि ये पहले जितना काम करती थी उससे ज्यादा और फास्टर वे में काम करे, पहले जितना हद तक प्रोडक्शन करती थी उससे डबल प्रोडक्शन करे, तो उस तरह की स्थिति में तो आप बेसिकली जो खर्चा कर रहे हो उससे आपके एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो उस तरह की स्थिति में तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पुकारेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह की जो भी बातें थी इनमें काफी सारे फैक्टर होते हैं, खाली एक फैक्टर के हिसाब से हम नहीं देखते कि हाँ भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अभी कल ही क्लास 11th के बच्चों को एक बेसिकली लगभग लगभग यही सिमिलर सिचुएशन थी और ये इस बारे में ही बात चल रही थी कि आज ही क्या स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी खरीदी है हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमारे क्वेश्चंस के अंदर, बुक्स के अंदर तो ऐसे ही लिखा रहता है ना स्टेशनरी, अब वो तो हालांकि मेरे ऊपर है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन हाँ बुक्स में तो यही लिखा रहता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्टेशनरी परचेज, तो क्या, अब स्टेशनरी परचेज का मतलब ये नहीं कि स्टेशनरी की दुकान खरीद ली, नहीं, स्टेशनरी आइटम खरीद लिए। अब स्टेशनरी आइटम में क्या आता है, यही पेन पेंसिल रबड़ कटर शार्पनर फाइल्स कैलकुलेटर, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो क्या क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रिकरिंग नेचर का खर्चा है, नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है,
स्मॉल अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, क्या है? खैर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि, हाँ 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 हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि नहीं खरीदी, मैंने कहा था स्टेशनरी परचेज का मतलब ये नहीं कि स्टेशनरी की दुकान खरीद ली हमने, स्टेशनरी के आइटम खरीद के लाए हो तुम। सैनी स्टेशनरी पे गए हो, कुछ नोट पैड वगैरह पेन पेंसिल खरीद के लाए हो, या फाइल कैलकुलेटर ये सब कुछ खरीद के लाए हो? तो बताओ, दुकान ही खरीद ली, दुकान क्यों खरीदेंगे हम? हाँ, तो वो तो रोज ही खरीदते हैं हम। हाँ, मगर ऑब्वियसली इसका जवाब भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही सही जवाब है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। लेकिन ऐसे में एक बच्चे ने, फिर 11वीं क्लास के बच्चे बहुत तेज होते हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा कैसे, कैलकुलेटर तो एक बार जब हम खरीदते हैं तो सालों साल चलेगा, कैसियो का एक बढ़िया सा कंपनी का कैलकुलेटर खरीद लो, कम से कम 9-10 साल तो चलेगा। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो तो हमें, उसको तो एसेट बोलेंगे हम, मतलब वो उनका उसका कहना ये था। तो क्या जवाब दिया जाए फिर उसे? तो उसे यही जवाब दिया जाए, माना वो 9-10 साल चलेगा, लेकिन कैसा लगेगा कि कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में दिखा रही है कैलकुलेटर है हमारे पास, वो भी 550 रुपए का। इतने के ही आते हैं कैलकुलेटर, लोकल कैलकुलेटर 150-200 के, कंपनी वाले 500-600 के आ जाएंगे। तो मतलब कैसा लगेगा एक बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की, कि वो दिखा रहे हैं भाई, एक तरफ तो दिखाई जा रही होगी बिल्डिंग 50 लाख, मशीन 30 लाख, और फिर बीच में आएगा कैलकुलेटर 550। तो ऑब्वियसली नहीं ना, कैलकुलेटर से बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म मिलेगा, बट अमाउंट तो छोटी है, चिंदी है ना। तो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं वो एक बेसिस पे नहीं लेते कि हाँ भाई बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा तो एसेट बोल दो। टेक्निकली कैलकुलेटर को हम एसेट बोलते ही नहीं, माना काफी लंबे वक्त तक फायदा देगा, जैसे बिल्डिंग चलेगी सालों साल, मशीन चलेगी सालों साल, फर्नीचर चलेगा सालों साल, बट उनकी अमाउंट भी तो बड़ी है, इसलिए हम उनको एसेट मानते हैं। तो एक बेसिस पे नहीं, सभी बेसिस पे फाइनली कंक्लूड करते हैं कि भाई वो चीज ये होने वाली है या ये होने वाली है, तो ऑब्वियसली उसको एसेट नहीं एक्सपेंस बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करके चलते हैं। तो ये वाली बात है, ठीक है जी, ओके। अब ये वाली बात तो हो गई। अब थोड़ी सी जरा यहां से रीडिंग करते हैं। कैसी रीडिंग? बुक के अंदर कुछ एक कीवर्ड दिए हुए हैं, उनको जरा रीड करें कि क्या चीजें होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। तो आमतौर पर, अच्छा यहां से तो कर ही नहीं पाएंगे। आमतौर पर बेसिकली ये जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं निर्भर करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स। ये सारे सारे फैक्टर्स आपको रीड करने हैं घर पर जाकर, और फिर इनके बेसिस पे ही अभी के अभी हम कुछ एक इलिस्ट्रेशंस करेंगे। जैसे कि एक रिकरिंग नेचर का होना, जहां हम लोगों ने बातें कर ली कि अगर कोई चीज रिकरिंग नेचर की होगी तो वो रेवेन्यू कहलाएगी, नॉन रिकरिंग होगी तो कैपिटल कहलाएगी। इसके अलावा पर्पस ऑफ एक्सपेंस, कि किसी भी एक्सपेंस का पर्पस अगर आपकी कैपेसिटी को मेंटेन करना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनहांस करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, भाई कोई भी हम खर्चा करते हैं कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अगर कोई खर्चा आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एफिशिएंसी, कि भाई आप ज्यादा पैसा छाप सकोगे, यानी पैसा कमाने की काबिलियत आपकी बढ़ जाएगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही कैपेसिटी बढ़ने वाली बातें हैं बस दूसरे वर्ड्स में, ठीक है जी। और अगर कोई खर्चा आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एफिशिएंसी आपकी उतनी ही रहेगी, मेंटेन रहेगी, तो अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मटीरियलिटी मतलब वही कैलकुलेटर वाली बात कि अमाउंट ह्यूज है, बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, मटीरियल है। मटीरियल वर्ड का मतलब क्या होता है? मटेरियल, मटेरियल वर्ड का हाँ, क्या मटेरियल वर्ड का मतलब समान होता है? मटेरियल, मटेरियल, इसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है? मटेरियल, मटेरियल, तो ऑब्वियसली मटेरियल का मतलब समान तो होता ही है, लेकिन मटेरियल का मतलब ये भी होता है क्या, जो तुम कह रही हो, इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजें बोलते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं। तो जो वो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कि मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, तो यहाँ पर मटेरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंस है, कि जो आपकी अमाउंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन में वो कितनी मटेरियल है, कितनी इंपॉर्टेंट है। बड़ी अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है तो कैपिटल बोलेंगे, छोटी अमाउंट है, इमैटेरियल है, ना के बराबर है, नॉमिनल अमाउंट है तो रेवेन्यू बोलेंगे। तो ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी, ओके। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स रहते हैं हमारे, ठीक है। देन उसके बाद में आओ जरा अब कुछ एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं।
आओ जरा देखें, तय करें ये। जैसे कि सबसे पहले पार्ट के अंदर कह रहे हैं बताना क्या है आपको कि ट्रू है या फॉल्स है, और ऑब्वियसली अलोंग विद द रीजंस बताने हैं आपको, अलोंग विद द रीजन। जहां ओवरऑल एक्सपेंस क्या होते हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंस एक तरह के रिपेयर के ही खर्चे होते हैं जिससे आप किसी नॉन वर्केबल एसेट को वर्केबल एसेट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कोई एसेट बेकार का पड़ा हुआ है, काम का नहीं है, काम नहीं करता, चल नहीं रहा, ओन नहीं हो रहा, लेकिन अब आपने उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा कराया जिससे कि वो ऑन हो गया, वर्केबल कंडीशन में आ गया, तो उस चीज को ओवरऑल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और सेकंड हैंड मशीन के केस में कर रहे हैं हम, तो मैंने तो कहा ही था कि सेकंड हैंड मशीन के केस में आप हमेशा यही मान के चलोगे कि आपने पुरानी धुरानी कोई मशीन खरीदी है और वो वर्केबल कंडीशन में नहीं है, आप लाए, पहले मैकेनिक बुलाया, रिपेयर कराया और बाद में फिर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो रिपेयर का खर्चा इस्तेमाल से पहले ही आप मान के चलते हो। और इस्तेमाल से पहले मान के चलते हैं तो क्या होने वाला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो लिखा है उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है कि गलत है? गलत है। और कारण के तौर पर क्या बोल दोगे, तो कारण के तौर पर यही बोलना है हमें कि क्योंकि सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज ऑफ एसेट, तो दैट्स वाई ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। बाकी इस यूनिट की सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगा, तो उसमें पूरी मतलब प्रॉपर्ली लाइन मैं लिख रहा हूं, कीवर्ड वहां पर लिखी हुई मिलेगी तुम्हें प्रॉपर्ली लाइन। तो लाइन अच्छे से याद करनी है, क्योंकि अभी तुम्हारे आने से पहले मैंने बताया भी था कि यहां पर ये ज्यादातर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, जहां 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर तो है इस चीज का कि आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, सही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, और 1 नंबर होता है आपके कारण का। अब जैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फॉल्स, तो अगर हमने लिख दिया फॉल्स यानी सही आंसर लगा दिया, लेकिन कारण अगर हमने गलत 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 बता दिया तो क्या 1 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीबीएसई नहीं है ये हाँ, नहीं देंगे। यहां स्टेप मार्किंग के तरीके थोड़े अलग हैं। यहां सीधा सा लॉजिक है, अगर कारण नहीं पता तो हम मान के चलेंगे बात ही नहीं पता, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं कि ट्रू फॉल्स में तो तुम अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हो, और क्या पता जय माता दी भगवान साथ दे जाए तुम्हारा, तो मतलब एक 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर तो शायद तुम फ्री के कमा जाओगे अगर भगवान ने साथ दिया तो नहीं, उनका कहना होता है नहीं, हम आगे उसे ही बढ़ने देंगे जो एफिशिएंट होगा, और एफिशिएंट जो होगा उसे कारण पता होंगे। ठीक है जी। तो यहां कारण की मेन वैल्यू है, तो अगर कारण सही होगा और फिर ट्रू फॉल्स गलत होगा तब 1 नंबर दे देंगे वो। उस सिचुएशन में वो ये मान के चलते हैं कि क्लैरिकल एरर हो गई होगी बच्चे से, क्योंकि कारण तो बच्चा सेंटेंस को पढ़ के सही लिख रहा है, ट्रू फॉल्स गलत लिख दिया, शायद बुद्धि खराब हो गई होगी, क्लैरिकल एरर मतलब उस चीज को वो ह्यूमन एरर की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, तब 1 नंबर दे सकते हैं। तो ऐसे करके बातें हैं। खैर खैर खैर, आगे आगे जरा बढ़ते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा था कि कोई भी खर्चा अगर हम करेंगे जिससे कि हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि अच्छे दिन का आना, अच्छे दिन का आना मतलब इनकम का बढ़ना, इनकम का बढ़ना अच्छे दिन होता है, और खर्चों का क्या, खर्चों का बढ़ना अच्छे दिन होता है, घटना घटना। यानी इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि कोई भी खर्चा मैं कर रहा हूं जिससे या तो मेरी इनकम बढ़ रही है या मेरा खर्चा घट रहा है, तो वो मेरे अच्छे दिन का आना है और मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहने वाला है। तो जरा अगला पार्ट पढ़ें कि कोई पैसा खर्च किया है आपने टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस। वर्किंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, आपके रोजमर्रा के खर्चे कम हो गए। तो कोई खर्चा किया है आपने जिस खर्चे ने आपके खर्चे कम कर दिए होता है कई बार ऐसा, बिल्कुल होता है। पहले जरा बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा कि मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस। किसी मनी को स्पेंड किया आपने, कुछ पैसा खर्च किया जिससे कि आपके खर्चे कम हो गए, तो खर्चे कम हो गए तो अच्छे दिन आए या नहीं आए? हाँ बिल्कुल आए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं हम, ये समझ भी सकते हैं हम। सपोज करो पहले मैं मैनुअली काम करवा रहा हूं, मेरे 10 एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर सैलरी का बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा एक बार का बर्डन पड़ेगा, लेकिन एक काम करते हैं, एम्प्लॉयज को छोड़ो, ऑटोमेशन लेके आते हैं बिजनेस में, मशीन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं। और मशीन खरीदूंगा तो ये जो 10 लोग काम कर रहे हैं 10 में से बस 2 की जरूरत पड़ेगी। मशीन खरीदूंगा एक बार में 10 लाख रुपए की खरीदूंगा, लेकिन अब ये जो ये मंथली का खर्चा पड़ रहा था मेरे ऊपर, 10 एम्प्लॉय का ऊपर से देखते रहो ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, तो ये बर्डन और घट जाएगा। तो कई बार मशीन का खरीदने की वजह से सैलरी नाम का जो वर्किंग एक्सपेंसेस बार बार आ रहे थे वो कम हो जाएंगे।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन का खरीदना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। और मतलब इन शॉर्ट, मतलब आसान भाषा में ऐसे ही याद रखें, किसी भी खर्चे के होने से अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन का मतलब इनकम का बढ़ना है, खर्चों का कम होना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगेन ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और यहां पर आप कारण के तौर पर क्या बोल देंगे, तो इससे एक तरह से इंक्रीज हो रही है आपकी रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब आपके खर्चे कम हो रहे हैं तो कमाइयां बढ़ जाएंगी आपकी, ओवरऑल इनकम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसे करके बातें हैं, तो ये इंक्रीज कर रही है रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, इसलिए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे जरा बढ़ें। लीगल फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई जमीन जायदाद, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदनी होगी, उसमें कुछ लीगल इशू आ रहे होंगे, तो लॉयर वगैरह को पैसा पे किया होगा। क्या होगा, पहली बात तो ये खर्चा आपने एसेट के इस्तेमाल से पहले, एसेट को खरीदने से पहले किया होगा, या एसेट को खरीद लिया, खरीद लिया, सब ये बाद में हो रहे हैं, सब कुछ लीगल फी। और लैंग्वेज जिस तरह से लिखी हुई है, साफ तौर पे लिखी हुई है कि लीगल फी टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, लीगल फी खरीदने के लिए ही आप पे कर रहे हो। तो कब, इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद? पहले। तो इस्तेमाल से पहले है तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और कारण के तौर पर एक बार फिर वही सेम रीजन जाएगा कि बिफोर पिट टू यूज के खर्चे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है इन्होंने। तो बताइए, डन, सही है जी। आगे बढ़े। अमाउंट स्पेंड की है, अगेन फिर से किसी लॉयर की फी पे कर रहे हो आप, किस लिए, कि एक किसी स्यूट मतलब कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, उसे डिफेंड कर रहे हो आप, जहां क्लेमिंग दैट की फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू प्लेंटिफ लैंड। ये क्या कह रहे हैं, प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ वो होता है जो कंप्लेंट फाइल करता है। तो प्लेंटिफ कौन तो होता है जो प्लेंट फाइल करता है, प्लेंट का मतलब कंप्लेंट फाइल करता है। तो आपकी कोई फर्म की फैक्ट्री की साइट है, आपकी साइट का मतलब जगह है आपकी, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी होगी, और बोला जा रहा है कि वो ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है कि ये तो प्लेंटिफ की लैंड है, यानी आपकी नहीं है, उसकी है। तो आप उसको दे रहे हो, लॉयर को फी दे रहे हो। अब इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, मतलब ये कैसे है, मतलब खरीदने से पहले का खर्चा है, या मतलब हमारा तो बिजनेस बिजनेस चल रहा होगा, अचानक से किसी ने कंप्लेन फाइल कर दी होगी और फिर बाद में आया है ये तो खर्चा। तो क्या इसको जमीन की कॉस्ट में ऐड करोगे आप? तो नहीं, इसको कोई जमीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। और ये कह रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं जी, ये नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो पुट टू यूज के बाद का ही खर्चा होगा। और ना ये आपके एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक लीगल एक्सपेंसेस हुए, पीएनएल में डेबिट करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर। तो ऐसे करके बातें हैं। आगे, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ अ मशीन। worn आउट पार्ट मतलब जो खराब हो गया, वियर हो गया, जो खराब हो गया। अब जो खराब हो गया उसे तो निकालेंगे ना, तो उसको रिप्लेस कराने में कुछ खर्चे आए हैं आपके, यानी एसेट का छोटा सा हिस्सा मशीन का खराब हो गया, रिप्लेस बदला बदला, कुछ खर्चे आए हैं। तो क्या माने इस, तो क्या सीधा सीधा क्या ये वही चीज है या नहीं, कि भाई ये चीज आपके एसेट के कंसर्न में ही चल रही है। सपोज करो एक मशीन के 5 हिस्से हैं, 5 में से एक हिस्सा हमारा खराब हुआ, वो हमने बदला, नया लगवाया, तो अल्टीमेटली ये बनेगा तो मेरा पार्ट ऑफ एसेट ही, और पार्ट ऑफ एसेट बनेगा तो एसेट से कनेक्टेड खर्चे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। एक तरीके से सीधा सीधा यही कह देना हम इस चीज को, तो परचेज ऑफ एसेट, क्योंकि एक मशीन के 5 हिस्से थे, हमने एक हिस्से को रिप्लेस किया। भाई देखो, या तो कई बार रिप्लेसमेंट फ्री में होती है अगर वारंटी पीरियड में चल रही हो, तो भाई एक हिस्सा हमने रिप्लेस कराया मतलब कि ठीक है भाई, वो आपने दे दिया कंपनी को, और कंपनी ने उठा के दूसरा पीस दे दिया आपको फ्रेश, सही। वारंटी पीरियड में चल रहा होगा तो फ्री में होगा ये काम। लेकिन यहां पर तो लिखा है कि आपने पैसा खर्च किया है, तो किया है ना पैसा खर्च, तो यानी इस बार तो आप मान के चलते हो कि वारंटी पीरियड तो है नहीं, तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी तो कहेगी कि हाँ ठीक है, मतलब खरीद लो ये वाला हिस्सा आप। तो ये तो एक तरीके से सीधा सीधा अगर कहूं मैं तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ही है, बस परचेज ऑफ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि आपने सिर्फ उतना हिस्सा खरीदा होगा जितना वॉर्न आउट हो चुका होगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जरूर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट है, ठीक है जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। आगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर और वाइट वॉश के खर्चे फॉर द फर्स्ट टाइम, मेन मुद्दे की बात, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन बिल्डिंग
क्या होगा? तो एक बिल्डिंग खरीदी है और फॉर द फर्स्ट टाइम खरीदते ही गृह प्रवेश से पहले हैं वो मुहूर्त वुहूर्त कराने से पहले पहले व्हाइट वॉश करा दें एकदम बढ़िया से, तो क्या लगता है इस्तेमाल से पहले के खर्चे हैं या बाद के? पहले के। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे या रिवेन्यू? तो रिवेन्यू नहीं होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। हालांकि अगर वो फर्स्ट टाइम वाली बात ना लिखते तब तो मान के चलते ये बिल्डिंग हमारी है, पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और बीच में कभी करा लिया होगा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, कारण वही बोल देंगे बिफोर पुट टू यूज वाली। खैर आगे, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, एक लाइसेंस लेना होगा उसके कनेक्शन में खर्चे कर रहे हैं। फॉर रनिंग द सिनेमा, सिनेमा रन करने के लिए पहले लाइसेंस लेना है, तो क्या लगता है पहले लाइसेंस लेंगे बाद में सिनेमा ऑपरेट करेंगे या पहले सिनेमा चालू कर देंगे, लाइसेंस तो देखी जाएगी, तो क्या ये करेंगे? तो ऐसे नहीं ना, पहले लाइसेंस लेते हैं बाद में सिनेमा चलाएंगे। तो सिनेमा नाम की बिल्डिंग को ऑपरेट करने से पहले के खर्चे हैं, पहले के खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सही बात लिखी हुई है, इसमें भी वही पुट टू यूज वाली बात बोल देनी है आप लोगों को। आगे फिर से सिनेमा की बात आई है। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स, छोटी मोटी झोपड़ियां, झोपड़ी क्यों बना रहे हैं? कि विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा। वो होता है ना जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, जो शुरुआत में दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो वहीं आसपास में ही कहीं कोई छोटा मोटा घर बना लेते हैं, तो वही बात चल रही है, छोटी मोटी झोपड़ियां बना रहे हैं मजदूर लोग, ठीक है जी। और जो ऑब्वियसली नेसेसरी है, मतलब वो ऑप्शनल नहीं है, वो तो जरूरी है, आप कहीं भी बनाओगे आपको करना पड़ेगा, उसके किए बगैर काम नहीं चलेगा। तो विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश्ड, बाद में चलकर हटा भी दोगे तो नहीं कि वो वहीं बन जाएंगे, उनके भी घर झोपड़ियां वहीं की वहीं परमानेंट हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो वर डेमोलिश्ड व्हेन सिनेमा हाउस वाज कम रेडी। तो इज, ये कैसा खर्चा है? ये जो हमने हट्स वगैरह बनवाई थी और कारण? लेकिन अगर फिर से वही बात आएगी कि ये जो भी खर्चा हुआ होगा ये एसेट के इस्तेमाल से पहले हुआ होगा, बिल्डिंग बनने से पहले झोपड़ियां बनी होंगी या बिल्डिंग बनने के बाद झोपड़ियां बनी होंगी? पहले बनी होंगी, और इवन पहले बनी होंगी इस एसेट से पहले, इस्तेमाल से पहले ही ये खर्चा हुआ, वो बात अलग है, वो बाद में डेमोलिश भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा खर्चा है जो नेसेसरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। सपोज एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है हमारा 10 करोड़ रुपए का, उसके अंदर हम ये छोटा मोटा कुछ 1-1.5 लाख रुपए में ये झोपड़ियां वगैरह बनवाएंगे, कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह बनवाएंगे, कुछ छप्पर वगैरह डलवाएंगे, लग जाते हैं खर्चे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के केस में। तो वो 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा भी उसी ही बिल्डिंग 10 करोड़ की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं ये नेसेसरी है, बोल रहे हैं ना नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर ऑप्शनल बोल देते तो ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई एक कंपनी बनाए वो तो 10 करोड़ में बनाए और कोई दूसरी कंपनी 10 करोड़ 1.5 लाख ये प्लस करे, अगर ऑप्शनल होता। लेकिन अब तो कंपलसरी है, कंपलसरी और नीडी नेसेसरी होने का मतलब ये है जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को उठाएगी सबको ये 1.5 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, तो सबकी कीमत में ऐड होगा ही होगा और एसेट की कीमत में ऐड होगा, इस्तेमाल से पहले के खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। वो तो वो जानबूझ के ये वर्ड भी ऑब्वियसली ऐसे ऐसे वर्ड ये दिखाते हैं आपको, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, आपको ये देखना है ये नेसेसरी भी है। कहने का मतलब जैसे 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 आमतौर पर जो फ्रेट नाम की चीज होती है, फ्रेट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या होती है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कोई मशीन है, कोई खास तरह की मशीन है आपकी इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, नहीं है, रशिया की किसी कंपनी से खरीदनी है, आपको इंपोर्ट करानी है, आप वहां से 50 लाख रुपए की वो मशीन खरीदोगे, उस मशीन की कीमत 50 लाख है, लेकिन फिर वहां से लेकर यहां तक का जो फ्रेट का खर्चा है वो भी आपका ठीक ठाक 20-30 हजार रुपए का पड़ रहा है। तो 50 लाख रुपए मशीन की कीमत है, 20-30 हजार रुपए का आपका फ्रेट का खर्चा पड़ रहा है, और ऑब्वियसली वो फ्रेट का खर्चा तो नेसेसरी हुआ ना, करना ही करना पड़ेगा। हाँ अगर ऑप्शनल होता, ऑप्शनल मतलब वो मशीन आप वहां से मंगा रहे हो, रशिया से मंगा रहे हो, लेकिन वो यहाँ इंडिया में भी मिल रही है, ठीक है, तब वो फिर ऑप्शनल होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और रशिया में ही वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में तो आप सीधा मशीन अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे? क्या 50 लाख से? नहीं, वो फ्रेट का खर्चा भी उसी कीमत में ऐड कर देते हैं, 50 लाख के अंदर 30 हजार और ऐड कर देते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। लेकिन अगर वो ऑप्शनल होता, आप रशिया से परचेज कर रहे हो, इंडिया में भी अवेलेबल है, इंडिया में खरीद लेते तो 1000 रुपए की शिपिंग कॉस्ट में आ जाती मशीन,
लेकिन आप रशिया से खरीद रहे हो, वहां से 50 लाख की आ रही है और साथ में 20-30 हजार रुपए के फ्रेट के चार्जेस, तब फ्रेट के चार्जेस आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहेंगे, तब फ्रेट के चार्जेस आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। तो देखिए असल जिंदगी के अंदर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आईसीआई ने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज पड़ती है, क्योंकि सेम भाई मैंने फैक्ट सेम बोले हैं कि फ्रेट पे कर रहे हो, आप किस पे कर रहे हो, एसेट के खरीदने पे कर रहे हो, लेकिन फैक्ट्स बदलकर उनका नेचर बदल गया। तो इसलिए यहां पर वर्ड्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो डन, इसी के साथ में ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा और पुट टू यूज से पहले वाली बातें रहेंगी। खैर अब जरा एक काम करें, ये खुद से ट्राई करें, आओ करें।